क्या हाल चाल, एकदम झकास। चलिए भाई, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिकली बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स। थर्ड चीज़ आई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिंग की प्रॉब्लम, रॉड को कैसे सॉल्व करते हैं, ड्यू टू रॉड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क कितना होता है, इन सब के अबाउट टॉपिक मैंने बात कर ली। और भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन अभी थियोरेटिकल में पार्ट में हम इसके आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा अब वो डाइपोल की वजह से हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आइए फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे केमिस्ट्री में भी आपने डाइपोल के बारे में तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है भाई। तो फिजिक्स में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, इससे एक वर्ड समझ में आता है, डाई और पोल। तो डाई का मतलब तो दो होता है और पोल का मतलब जिसके दो पोल्स हो, ठीक है ना। तो अगर मैं मैग्नेटिक वाला जब पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, लेकिन हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेस के बारे में हमने बात कर रखी है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने दो अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू, दो अनलाइक चार्जेस बट सेम इन मैग्नीट्यूड, इन दोनों को बहुत स्मॉल डिस्टेंस, सपोज स्मॉल डिस्टेंस हमने मान लिया इन दोनों के बीच का कितना 12, कई किताबों में 12 भी हो सकता है, डी भी मान लो, ठीक है ना, डिफरेंट। ये 12 के अलावा कोई भी एल भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, पर जो बेसिकली चलता है स्टैंडर्ड फॉर्म वो चलता है 12, ठीक है ना। तो मैंने दो अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इन दोनों को मैग्नीट्यूड सेम है, अब स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर क्या कर रखा, फिक्स कर रखा है। ये दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए भाई, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये दोनों कैसे हैं मेरे पास, फिक्स्ड है, एकदम कैसे हैं ये, फिक्स्ड है। तो कुछ स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर फिक्स कर दिया। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम बना है, ये पूरा सिस्टम मेरे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ये जो पूरा चार्जेस, दो अनलाइक चार्जेस है, उन दोनों अनलाइक चार्जेस को मैंने क्या करा, एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखा, तो दिस सिस्टम इज नॉन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, इफ टू unlike charges which magnitude will be same, which magnitude are same placed or small distance, then the system is known as electric dipole। तो जी ये क्या कहलाता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि अगर दो अनलाइक चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है मेरे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और दोनों में को मैंने कुछ डिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहा, फिक्स्ड। ये पॉइंट याद रखना है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या आता है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसी पर बेस्ट नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स इस पे बनती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जनरली इसको हम पी के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा, पी के द्वारा इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है जी, डाइपोल मोमेंट। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो मैंने दोनों चार्जेस लिए, एक पॉजिटिव क्यू और एक नेगेटिव क्यू, इन दोनों को मैंने क्या कर रखा था, स्मॉल डिस्टेंस 12 पर रखा था। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो इन दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड, इनका जो प्रोडक्ट आता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके बारे में क्या लिखते हैं, इट इज
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज ऑन डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों में से कोई एक चार्ज और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट, इसको जनरली हम डिनोट करते हैं P के द्वारा। तो P इज इक्वल टू कोई भी चार्ज लिया हमने Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया हमने 12। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है मैं इसको डिस्प्लेसमेंट नाम देता हूँ। तो जो डिस्टेंस या जो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, जो दोनों के बीच का लेंथ आ रहा है, उसको मैं जनरली क्या वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, 2L। ठीक है, तो यहाँ से इसको एक काम कर L के ऊपर ऐसा वेक्टर लगा लीजिए। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, Q इंटू 2L। अगर इसको मैं नॉर्मली लिखना चाहूँ तो P इक्वल टू 2Q इंटू L लिख सकता हूँ। इसे मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा तो वेक्टर फॉर्म में इजीली अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L या फिर P इक्वल टू 2Q इंटू L। चलिए भाई, थोड़ी बेसिक बात और इसमें इसकी यूनिट की बात करें हम, तो जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम एंड लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर। यूनिट क्या आ गई, कूलाम इंटू मीटर। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, कूलाम का कितना होता है भाई, चार्ज का होता है A इंटू टी और लेंथ का मीटर का L। तो ATL याद रखने के लिए याद रखिए अतुल, इसको हम क्या रखते हैं, अतुल। वैसे इसको लिखने का सही मैनर्स ये ATA, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मास नहीं है, पर याद करने के लिए आप ATL याद रखिएगा। ATL का मतलब अतुल, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ATL। थर्ड बात, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि P के ऊपर मैंने क्या लगा रखा, वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी भाई, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है ना। तो ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, ये भी एक मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी क्या, नेगेटिव चार्ज टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या डायरेक्शन आएगी इसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस P की क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी भाई, ठीक है ना भाई। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये चलेगा उसके अपोजिट, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ तक के सारे फंडे एकदम क्लियर। चलिए जी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमारी बेसिकली बात हो गई। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जो दो डेरिवेशंस मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो स्टेट बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस CBSE बोर्ड के लिए भी, पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बोर्ड है। अभी दो डेरिवेशंस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। एक एक्सियल कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और दूसरा मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल कंडीशन। दो कंडीशंस में हम बात करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा किसी भी एंगल के ऊपर, वो जो किसी भी एंगल वाला आएगा वो कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है। उसकी हेल्प से पहला हम बातेंगे कौन सी बात, एक्सियल कंडीशन वाली, एक्सियल कंडीशन की हम बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरी मैं बात करूँगा किस पे, इक्वेटोरियल कंडीशन, इस पे हम बात करेंगे। और तीसरी हम बात करेंगे जनरल कंडीशन, या फिर इसको मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ एट एनी एंगल। तो किसी भी एंगल के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, किसकी वजह से भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहला हम बात करते हैं किसके पर, एक्सियल कंडीशन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू एट एक्सियल कंडीशन, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए भाई फटाक से, ये एक अच्छा डेरिवेशन है, स्टेट बोर्ड के लिए भी वो काफ़ी काम का है, ठीक है ना। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन भाई? एक्सियल कंडीशन। ठीक है, चलिए इसके डायग्राम के बारे में पहले समझते हैं। ये हमारे पास डाइपोल, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, क्लियर है? ये ए पॉइंट हो गया, ये इसका बी पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया क्या? ओ। ठीक है ना। अब यहाँ से एक्सियल कंडीशन मतलब यहाँ से मैंने किस डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पर एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी के ऊपर क्या चार्ज रखा है? क्यू नॉट चार्ज रखा है। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात हो रही है तो एक बात तो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मतलब अगर मैं इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, क्लियर? ये जो पॉइंट पी है ये इसके मिड पॉइंट से मतलब इसके पॉइंट ओ से किस डिस्टेंस पे मैंने मान लिया? इसे मान लीजिए हमने मान लिया एक्स डिस्टेंस पे। किस मान लिया? एक्स डिस्टेंस पे। दूसरी बात, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ये आ रहा है वो कितना होता है भाई? वो हमने सपोज कर रखा है एल, सॉरी 2L। कितना लेते हैं हम? 2L। और एक और चीज़ यहाँ पर मुझे ये जो डिस्टेंस आ रही है तो इसका हाफ डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L, और ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास? L हो जाएगा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट O आ गया है ना। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? L आ जाएगा। एक और चीज़ इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या बात कर लें हम? इससे लिख लेते हैं हम। ठीक है, इस पॉइंट B से लेके P तक का जो डिस्टेंस, ये B से लेके P तक का जो डिस्टेंस आएगा वो बेसिकली इस पूरे कंप्लीट X में से, इस X में से इस L को क्या कर दूँ? हटा दूँ। तो B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? दैट इज X माइनस L। सिमिलरली A से लेके P तक का, A से लेके P तक का वो कितना हो जाएगा भाई? X प्लस L। ये सारी बातें आपके लिए क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, इस डाइपोल की एक्सिस क्या लूँ? ये अलोंग द एक्सिस हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या निकालना है मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। देखिए, पहली बात तो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सन। मतलब इस ए वाले की वजह से यहाँ पर जो फील्ड आएगी ये, इसको मैं लिखता हूँ EAP, ठीक है ना। क्या नाम देता हूँ इसको? EAP। मतलब ए के कारण पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से डायरेक्शन इसकी क्या जाएगी? इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। दूसरी बात, ये नेगेटिव चार्ज है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इस बी वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी जस्ट इसके अपोजिट। क्या आएगी? जस्ट इसके अपोजिट। जस्ट इसके अपोजिट मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी इधर। उसको क्या नाम दे दूंगा? E ऑफ BP, ठीक है ना। मतलब यहाँ इस ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इधर है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। मतलब पॉइंट पी के ऊपर अगर मुझे इन दोनों पॉइंट, एक ए वाला और एक बी वाला, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता लग जाए तो उन दोनों का रिजल्टेंट में निकाल सकता हूँ। भाई जो भी बड़ा होगा उस बड़े में से छोटे को माइनस कर दूंगा तो फाइनल मेरे पास क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। गॉट इट? तो यहाँ पर अभी मुझे नहीं पता कि कौन सी फील्ड बड़ी होगी कौन सी फील्ड छोटी होगी। मुझे तो अभी इतना आइडिया है कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है EAP, ये वाली डायरेक्शन में, और नेगेटिव की वजह से जो आ रही है वो आ रही है E ऑफ BP, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों की अब बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, E = KQ/R² होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P, ठीक है। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ से लेके इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? R प्लस L। कितनी है? R प्लस L। और चार्ज कौन सा मेरे पास? पॉजिटिव वाला है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कितना हो जाएगा? उसको मैं नाम देता हूँ E ऑफ AP। कितना हो जाएगा भाई? ये KQ अपॉन में सॉरी X प्लस L। डिस्टेंस कितना था मेरे पास? X प्लस L का होल स्क्वायर इन कौन से डायरेक्शन? इन AP डायरेक्शन, A से P की तरफ, AP डायरेक्शन, ठीक है भाई। ये आ गई मेरे पास क्या? इक्वेशन नंबर 1। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 8 पॉइंट P। अब अगर नेगेटिव चार्ज की हम बात करें तो देखिए जरा, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आ रहा है सर, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से B से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, x माइनस एल। गॉट इट। तो यहाँ से, और चार्ज कैसा हमारे पास, नेगेटिव। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जब मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखूंगा, भले उसका चार्ज कैसा नेगेटिव है, पर नेगेटिव चार्ज है वो जनरली किसके लिए, डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, एक अट्रैक्टिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉजिटिव से किधर होगी, नेगेटिव की तरफ होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, E ऑफ BP इक्वल टू के क्यू अपॉन में x माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इन PB डायरेक्शन, क्योंकि P से किधर होगा, B की तरफ डायरेक्शन। क्लियर है। अब 2 मिनट इस स्क्रीन को पॉज करिए और बताइए कि E, ये वाला पहली वाली इक्वेशन का जो EAP आया या E ऑफ BP आया, इन दोनों में से बड़ा कौन बड़ा है। तो यहाँ से एक बात तो हमारे क्लियर है कि भाई जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू क्या होगी, कम। तो बेसिकली बात करूँ तो यहाँ पर x प्लस एल आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, x माइनस एल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि E ऑफ BP की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, E ऑफ AP से। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ रही है तो ये मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, कम, और यहाँ डिस्टेंस कम हो रही है तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो 2 वाला है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और 1 वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर, जो ई नेट आएगा उसे जनरली मैं क्या लिखता हूँ भाई, ई नेट इज इक्वल टू, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूँ और बड़े वाले के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, ई ऑफ BP माइनस ई ऑफ AP। अच्छा, इसकी जगह आप PB भी लिख सकते हैं, क्योंकि PB से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्या, मैं इसको PB कर देता हूँ, क्योंकि P से B की तरफ डायरेक्शन आ रही है हमारे पास। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ PB। तो भाई ये P से किधर जा रहा है, B की तरफ जा रहा है, और वो A से किधर जा रहा है, P की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको भी मैं नाम देता हूँ क्या, BP की जगह आप लिखिए क्या, PB। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर आ रही थी वो किसकी वजह से आ रही थी, P से B की तरफ आ रही थी। क्लियर है। तो सभी जगह चेंज कर देते हैं हम इसको फाइनली। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होगा, एक चीज़ क्लियरिटी आ जाएगी कि PB डायरेक्शन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो नेट है वो मैंने आपको बता दिया क्या, कि यहाँ पर इस E ऑफ PB का मैग्नीट्यूड बड़ा है कंपैरेटिवली E ऑफ AP का। तो आप दोनों की वैल्यू रख लीजिए। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा भाई मेरे पास यहाँ से, तो E नेट बोले तो E ऑफ PB माइनस E ऑफ AP, E ऑफ AP। तो E ऑफ PB कितना आया था, KQ अपॉन में x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन में x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको जनरली सॉल्व ही करना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म। अब बचा क्या, मैथ्स की बारी। तो मैथ्स तो आप कर ही सकते हैं। देखिए भाई फटाफट करते हैं इसको। E नेट इज इक्वल टू KQ दोनों में से कॉमन निकाला, 1 अपॉन में x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। इसका मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कीजिए, तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, E ऑफ नेट इज इक्वल टू KQ। ठीक है ना, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x इंटू एल, और इन दोनों को क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या आ जाएगी टर्म हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का भी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर जी। ठीक है। अच्छा, ऊपर में यहाँ इसका मल्टीप्लाई मैंने इधर करा ना, तो मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl आएगा, और उसमें इस माइनस का मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसलिए मेरे पास ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और ये टर्म क्या हो गई, प्लस हो गई। क्लियर है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर ने आपस में कैंसिल आउट कर दिया, तो नेट कितना बचा भाई मेरे पास, ये बचा ई नेट इक्वल टू के क्यू 2xl कितना हो जाएगा
4x इंटू एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करूंगा क्योंकि हम जानते हैं P क्या होता है 2Q इंटू एल। तो देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, ई नेट इज इक्वल टू, ये मेरे पास K अलग हो गया, X अलग हो गया, और ये 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 लिखूंगा तो एक जो 2 आएगा मेरे पास, एक जो 2 आएगा उसको लिखा है 2kx इंटू, यहाँ पर बचा कितना 2, एक बचा मेरे पास Q और इसका बचा L डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बोलते हो यार? तो ये 2QL कितना हो जाएगा? ये तो अभी हमने 2 मिनट पहले ही पढ़ा था, कितना होता है ये P होता है ना, 2QL कितना होता है हमारे पास P होता है, ये हमने बताया था अभी 2 मिनट पहले ही। P इक्वल टू कितना होता है 2Q इंटू एल, तो उसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, P रख दूंगा, ठीक है, इसकी जगह क्या रख दूंगा, P रख दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा फाइनली, यह आ जाएगा 2kx इंटू पी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? एक फार्मूला मेरे पास ये आ गया। अब ये जो x है ये बहुत बड़ा हो कंपैरेटिवली l के, किसके, l के, तो l छोटा है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर एक लास्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम कि इफ़ x इज टू मच ग्रेटर देन ऑफ l, मतलब x बहुत बड़ा है किससे, l से, तो हम क्या करेंगे l स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, l स्क्वायर नेगलेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास एल स्क्वायर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। 0 मीन्स क्या कर देंगे उसको एक तरीके से नेगलेक्ट कर देंगे जी। तो फार्मूला कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू 2kx इंटू पी आया था, नीचे एक्स स्क्वायर की पावर 2। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका जो बेसिक एल स्क्वायर है इसको तो हमने कर दिया कितना 0, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपके पास 2kpx अपॉन में x की पावर 4। क्या एक x ने एक x को कैंसिल आउट कर दिया क्या? हाँ जी। तो फाइनल कितना आ गया जी, ई नेट इक्वल टू 2kp अपॉन में x की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये इक्वेटोरियल कंडीशन में क्या आती है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एक्सियल कंडीशन में, किसमें, एक्सियल कंडीशन में। तो एक्सियल कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ई एक्सियल इक्वल टू 2kp अपॉन में x की पावर 3। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की पहली कंडीशन किस कंडीशन में, एक्सियल में। चलिए बात करते हैं सेकंड कंडीशन में, कौन सी वाली, इक्वेटोरियल। अभी मैंने आपको एक्सियल वाली समझा दी है, अब बात करते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब जो डाइपोल मोमेंट है उससे परपेंडिकुलरली हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो सेकंड डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, पहले कौन सी पढ़ी हमने, एक्सियल वाली, डाइपोल एट इक्वेटोरियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन भाई, इक्वेटोरियल कंडीशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूँ, इक्वेटोरियल का मतलब जो डाइपोल है उसके परपेंडिकुलरली हम क्या रखेंगे, चार्ज को प्लेस करेंगे। मतलब ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज, डाइपोल तो ये होता है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा, ये हो गया 12। इसका मिड पॉइंट लिया मैंने क्या, ओ, ठीक है, मिड पॉइंट क्या लिया, ओ, ये ए वाला पॉइंट है और ये वाला बी है। इसके मिड पॉइंट से ये पॉइंट ले लिया मैंने क्या, पी। इस पॉइंट पी के ऊपर चार्ज क्या रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0, ठीक है। अब अगर यहाँ पर Q0 रखा तो ध्यान से देखिए, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इसको ऐसे, ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करेगा इधर, तो ये A है, ये पॉइंट P है, तो डायरेक्शन क्या हो गई, EAP। वैसे नेगेटिव क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन मैंने बना दी ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, वह मार्क कर लेते इससे, ये वाली E ऑफ P से B की तरफ। हाँ जी। अब एक चीज़ और कि ये जो लेंथ है मेरे पास, ये कितनी लेंथ हो गई, L, ये डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी, x, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दिस इज अ बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको मैंने मान लिया थीटा, और ये एंगल भी कितना मान लिया, थीटा। गॉट इट। अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, अब एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों के
बीच में, तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ आएगी। मैथमेटिकल की टर्म से ये एंगल थीटा, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी कितना होगा जी, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका एंगल अपोजिट एंगल भी कितना होगा, थीटा। क्लियर है, इतनी बातें सारी क्लियर होगी। अभी मैग्नीट्यूड की बात नहीं करता, मैं थोड़ा सा डायग्राम को और एक्सप्लेन करता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इस पॉइंट P के ऊपर हमारे पास दो डायरेक्शन में फील्ड आ गई, ठीक है जी। एक इस डायरेक्शन में फील्ड आ गई आपके पास, सॉरी इसको हम इधर, और एक फील्ड आ गई आपके पास इधर, ठीक है। ये डायग्राम देख लीजिए, थोड़ा सही बनाते हैं इसको बन। ये पॉजिटिव क्यू, ये नेगेटिव क्यू, ठीक है ना। और इसका मिड पॉइंट ये ले लिया मैंने, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इसने इसको धकेला इधर और इसने इसको धकेला इधर, और इन दोनों के बीच का ये एंगल मेरे पास बन गया था कितना, थीटा। ये कितना बना दिया, थीटा। और ये अपोजिट एंगल भी कितना बना था, थीटा। अब जो E ऑफ AP आ रहा है और E ऑफ PB आ रहा है, इन दोनों के क्या होंगे कंपोनेंट्स, एक अलॉन्ग द थीटा और उसके 90 डिग्री वाला। तो भाई साहब ये जो आ रहा है E ऑफ कौन सा AP, इसका थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, AP cos थीटा। क्या यही आएगा क्या, हाँ सर यही आएगा। दूसरी बात, इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E ऑफ AP, और ये हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर है, चलिए जी। ये अगर कंपोनेंट क्लियर हो गए तो इधर बात कर लेते हैं। ये कितना आया था मेरे पास, E ऑफ PB, तो इसका अलॉन्ग द एक्सिस इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, E ऑफ PB, E ऑफ PB cos थीटा। और इसी का नीचे यहाँ पर ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, E ऑफ PB साइन थीटा। कितना आ गया, E ऑफ PB ऑफ साइन थीटा। इस पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर देखिए अलग अलग कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास। यहाँ पर एक इसी डायरेक्शन में आ गया है और एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। अब दूसरी बात, अगर मेरे पास E ऑफ AP का जो मैग्नीट्यूड है और E ऑफ PB का जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये मैग्नीट्यूड में बराबर हो गए तो थीटा साइन थीटा तो दोनों में बराबर है, तो डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, कैंसिल आउट। मतलब अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड का रोल होने वाला है कि मैं E ऑफ AP और E ऑफ PB का क्या निकालूँ, मैग्नीट्यूड निकालूँ। तो अगर ये बराबर आ गए तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, और डायरेक्शन कैसी है दोनों की, अपोजिट। ये वाला इस वाले को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर इसके हॉरिजॉन्टली अगर मैं बात करूँ तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मतलब इस पॉइंट P के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू डाइपोल, वो मेरे को इसके कारण मिल जाएगा। बात क्लियर है, पर किसके हिसाब से देख सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो आइए सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो देखिए जी, E ऑफ AP, E ऑफ AP चार्ज कितना है हमारे पास, पॉजिटिव Q, तो KQ। इस पॉइंट A और इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका लगा दिया मैंने स्क्वायर। क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। तो KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे सर ये तो आ गया E ऑफ AP। दूसरी बात, E ऑफ PB की बात करें, E ऑफ PB, तो K चार्ज कितना हमारे पास, Q। हमें नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, वो किसके लिए होता है, केवल डायरेक्शन के लिए। किसके लिए होता है भाई, वो डायरेक्शन के लिए। तो ये हो गया KQ। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, जो डिस्टेंस ये आएगा वही यहाँ पर भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये लेंथ मेरे पास कितना है L, ये कितना है X। तो ये इस पॉइंट से B तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट गया, हाँ भाई कट गया। तो KQ अपॉन में कितना हो गया जी, ये भी आ गया मेरे पास, कितना आ गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या सर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, हाँ भाई ये तो दोनों का यार। E ऑफ AP का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड सेम आ गया तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स थे वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके अलग हो गए। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है इस वाले कंपोनेंट ने इस वाले कंपोनेंट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी, इस वाले की वजह से आएगी। गॉट इट, ये बात क्लियर है क्या भाई, क्लियर है ना। तो यहाँ पर मैं इसको दूसरे मार्कर से
कर देता हूँ, इससे काट देना। ये वाला जो मैग्नीट्यूड है वो इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों एक दूसरे के बराबर है और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा। और ये ई ऑफ ए पी कॉस थीटा प्लस ई ऑफ पी बी कॉस थीटा, दोनों के प्लस के कारण। तो आइए देखते हैं कितना आता है वो। तो ई नेट क्या आ जाएगा, ई ऑफ ए पी कॉस थीटा प्लस ई ऑफ पी बी कॉस थीटा। ठीक है सर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है जी, ई ऑफ ए पी प्लस ई ऑफ पी बी कॉस थीटा कॉमन आ रहा है क्या जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे हेयर क्या जो ए पी वाली बात है वो ई ऑफ पी बी के बराबर है क्या, हाँ भाई दोनों एक दूसरे के बराबर है, पर किस में, मैग्नीट्यूड में, किस में, मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ ई ऑफ ए पी की जगह ई ऑफ लिख सकता हूँ क्या, दोनों को बराबर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ई नेट बोले तो ई ऑफ ए पी, ई ऑफ पी बी की जगह वापस मैं क्या लिख देता हूँ, ई ऑफ ए पी इंटू कॉस थीटा। क्लियर। तो कितना हो गया फाइनली, ये तो मेरे पास हो गया ई नेट मतलब 2 ई ऑफ ए पी, और ये हो गया कितना, कॉस थीटा। तो 2 ई ऑफ ए पी कितना था, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं क्या ये था क्या। हाँ भाई देखिए, ई ऑफ ए पी कितना था, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दूसरी बात मुझे कॉस थीटा चाहिए, क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बोले तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास क्या है, थीटा है, ये क्या है मेरे पास, थीटा है। अगर ये थीटा है तो इसके हिसाब से बेस मेरे पास ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हो गया, या बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हो गया। तो क्या लिखता हूँ मैं, एल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है, क्या लिखूंगा भाई, एल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, एल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है सर, एकदम झकास, सब मज़ा आ गया। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख भी देता हूँ ये वाली वैल्यू, कॉस थीटा कितना लिखा जी हमने, एल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। किससे लिखा, डायग्राम से। ये वाली टर्म का पावर कितना है जी, 1, और ये वाली टर्म का पावर कितना है जी, 1/2। तो 1 + 1/2 अक्खा प्लस आधा कितना हो गया, 1.5, मतलब ये हो जाएगा 3/2। तो फाइनली क्या लिखूंगा मैं इसको, ई नेट बोले तो 2KQL बटा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जी ये तो गलत लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्लियर है। वापिस से यहाँ पर ये जो मेरे पास लिखा ना 2Q × L, क्या लिखूंगा इसे मैं, P, क्या लिखूंगा, P। तो E बराबर K, ये हो गया P, और ये हो गया मेरे पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2। ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पर, एक्सियल कंडीशन पे। वही इसके आगे की बात, इफ़ x इज़ टू मच ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर को क्या कर दीजिए, नेगलेक्ट, मतलब एल स्क्वायर टेंडिंग टू 0। तो ये जो रिजल्टेंट आया यहाँ पर एल स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो नेगलेक्ट कर दिया तो नीचे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ई नेट कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से जी, ये आ गया के पी, क्या आ गया, के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। 2 ने 2 को मारा, तो ई नेट इक्वल टू के पी अपॉन में एक्स की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये तो हो गया कक्षा 12 के हिसाब से, 12वीं के हिसाब से दोनों डेरिवेशंस। कॉम्पिटिटिव में आ जाए तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, पर जनरली हो सकता है वो किसी एंगल पर पूछेगा, आपको इतना बेसिकली नहीं क्वेश्चन पूछेगा। कंपटीशन में अगर आता है नीट या जेई में, किसी एंगल पर पूछ ले, उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर। तो यहाँ पे दोनों बातें रखना। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। पहली क्या चीज़ कि ये जो मेरे पास आया ये किस पे आया भाई, ये इक्वेटोरियल कंडीशन पे आया। ये किस पे आया, इक्वेटोरियल कंडीशन पे आया। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही मेरे पास एक्सियल कंडीशन पे आया था, ये मेरे पास आया था एक्सियल कंडीशन पे। ये किस पे आया था, एक्सियल कंडीशन पे। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ, रिलेशन लिखना चाहूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, रिलेशन के हिसाब से जो एक्सियल कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वेटोरियल की डबल होती है। किसकी होती है, इक्वेटोरियल की डबल। मतलब यहाँ से हम एक पॉइंट तो लिख सकते हैं क्या, कि ई ऑफ एक्सियल, मतलब एक्सियल कंडीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो होता है 2 टाइम्स ऑफ ई ऑफ इक्वेटोरियल। ये बात ध्यान रखना, ई एक्सियल जो होता है वो इक्वेटोरियल का कितना होता है, डबल। क्लियर है? अब एक और पॉइंट, एक पॉइंट क्या कि भाई देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से मैं बताता हूँ आपको। ये मेरे पास आ गया कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल। ये यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर जो ई ऑफ पी बी था, क्या था, ई ऑफ पी बी, ये वैल्यू बड़ा था, तो जो डायरेक्शन आएगी वो इसी के हिसाब से आएगी। मतलब ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर ये जो डाइपोल दे रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इसकी डायरेक्शन क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये किसकी डायरेक्शन हो गई, पी की डायरेक्शन हो गई। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा किधर आ रहा है, इधर ही आ रहा है, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, बड़ा है ना, तो जो पी बी की डायरेक्शन होगी वही मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। गॉट इट? तो यहाँ पर एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट क्या लिख सकता हूँ कि एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल आर सेम इन डायरेक्शन। मतलब यहाँ लिख लेना ई ऑफ एक्सियल, एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरा इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या होते हैं, इसी डायरेक्शन में होते हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ, ये एक अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है भैया ना, याद रखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है ना? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और जो मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखिए और चर्चा करते हैं, अब आते हैं एक्सियल पे। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ये वाले से मार्कर, ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की तरह रहा, ये आ रहा भाई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, पर ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर आ रहा है, तो इक्वेटोरियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट। तो यही पॉइंट हम इसमें थर्ड पॉइंट में लिख लेते हैं, नोट पॉइंट में। ठीक है, तो थर्ड नोट पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। थर्ड में क्या लिखोगे, इन इक्वेटोरियल कंडीशन, इन ओ जी क्या हो रहा है, ये इक्वेटोरियल कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल कंडीशन, दैट, ऐसा लिखो, द डायरेक्शन ऑफ electric field and electric dipole moment are opposite। ठीक है जी, क्या आ जाएगी, अपोजिट। मतलब बोले तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आप किधर होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। किस कंडीशन में, इक्वेटोरियल कंडीशन में ना, अपोजिट। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली बात कर ली किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल कंडीशन के पूरी चर्चा हमने कर ली। ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे। मैं एक बार वापस से आपको सारी स्लाइड्स बता देता हूँ। ये हमने बेसिकली स्टार्ट कहाँ से किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल से किया था। तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझाया, दूसरा मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसकी वजह से पहले हमने देखी कौन सी कंडीशन, ये एक्सियल कंडीशन, कौन सी वाली मैंने बता दिया आपको, एक्सियल कंडीशन। इसका डेरिवेशन बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमने बात करा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया हमारे पास। इसके बाद इसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपको समझा दिया, और इसके बाद मैंने करा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, किस कंडीशन में, इक्वेटोरियल कंडीशन में। तो ये भी डेरिवेशन पार्ट है, अच्छे से याद रखिएगा। और इसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए कि एक्सियल जो होता है वो इक्वेटोरियल का क्या होता है, डबल होता है, और एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, बट यहाँ पर इक्वेटोरियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। ठीक है ना? तो इसी वीडियो को हम यहाँ पर वापस से इनक्लोज करते हैं, पूरा कंक्लूड करते हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे वीडियो के फिजिक्स के अच्छे कॉन्सेप्ट के वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। ठीक है ना। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगी। थैंक यू।